मैं मौसमी तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल हो गया और इसका उतना ही प्रभाव हमारे कानूनी जगत पर भी हुआ है। आज चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल केस, हर दूसरे केस में हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है और उसकी ग्राह्यता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या लीगल लैंग्वेज में कहें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2T में परिभाषित किया गया है। इन सिंपल वर्ड्स, electronic evidence is data stored in computer system or devices, information transmitted electronically through communication networks। सरल शब्दों में हम इसको ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है कोई भी डेटा जिसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू फीड किया गया है। जब हम वो डेटा डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा, या फिर कोई भी ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिकली एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर ट्रांसमिट की गई है या रिसीव की गई है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के भी कई प्रकार होते हैं? हाँ भाई, जैसे हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि एविडेंस दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एविडेंस और एक सेकेंडरी एविडेंस। अब ये समझना होगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम किसे कहेंगे और हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसे कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ओरिजिनल फॉर्म में ही कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है एज इट इज विद द डिवाइस, तो उसे हम ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही कहेंगे। लेकिन यदि हम उस ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेपर प्रिंट पर या किसी अन्य डिवाइस पर, जैसे पेन ड्राइव हुआ, सीडी हुआ, उस पर कॉपी कर कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, तो फिर हम उसे सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहेंगे। इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 65B में। यहाँ पर 65B में उन्होंने कहा है कि कोई भी डेटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम किसी पेपर पर प्रिंट करके या इलेक्ट्रॉनिकली या मैग्नेटिकली किसी अन्य पर कॉपी कर कर अगर हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये एक बात हुई कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में होता है, और दूसरी बात ये हुई कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट शेल बी डीम्ड एज ए डॉक्यूमेंट, उसे एक डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को दस्तावेज माना जाएगा तो दस्तावेज से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी लागू होंगे। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 207 ऑफ CRPC में जो प्रावधान किया गया है डॉक्यूमेंट के संबंध में कि आरोपी को समस्त दस्तावेजों की कॉपी दी जाएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सम्मिलित है। तो 207 के कंप्लायंस में हमें ये देखना होगा कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए गए हैं तो उसकी भी सारी कॉपियां एक्यूज को दी जाएंगी, ये उसका राइट है। अब हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ग्राह्यता के संबंध में क्या प्रावधान किए हैं। What are the provisions of admissibility of electronic evidence in the court of law? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम या तो प्राइमरी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं या सेकेंडरी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसी डेटा के फॉर्म में है और हमने हार्ड डिस्क ही प्रेजेंट कर दी है, या कोई मेल आई है और हमने जिस डिवाइस पर वो मेल रिसीव किया है वो डिवाइस ही हमने प्रोड्यूस कर दिया है कोर्ट में, और अगर वो प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आता है, ओरिजिनल पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो फिर यहाँ पर 65B के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
उसकी ग्राह्यता के संबंध में जो भी प्रावधान है सेक्शन 62 एविडेंस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सेकेंडरी फॉर्म में प्रोड्यूस किया है, उसे किसी पर कॉपी कर कर पेन ड्राइव में, सीडी में या प्रिंट आउट के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया है, तो हमें 65B के सारे प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर एंड अदर्स के केस में 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रावधान किया है कि द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एडमिसिबल एज अ प्राइमरी एविडेंस अंडर सेक्शन 62 ऑफ एविडेंस एक्ट। जैसा हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस किया है तो वो सेक्शन 62 एविडेंस एक्ट के तहत गवर्न होगा। उसके लिए 65B के कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट विच हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। अगर आपने 65B के अंतर्गत कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है तो फिर 65B ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है, आपको उसके सारे प्रावधानों का पालन करना होगा। इफ नो सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B, no expert opinion under section 45 evidence act can be resorted, prove the electronic record। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस साइटेशन में कही गई है कि अगर आपने 65B का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया है तो कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट के तहत ग्रहण नहीं की जाएगी। इसी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, इफ नो सर्टिफिकेट अंडर 65B, नो ओरल एविडेंस कैन बी रिसॉर्टेड। अगर 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है तो उस संबंध में कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी। सेक्शन 65B would prevail over section 63, section 65 of evidence एक्ट। यहाँ पर उन्होंने संधू के केस से उलट बात कही है और ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपने 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो सेक्शन 63 और 65 गवर्न नहीं होंगे, मतलब ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि 63 और 65 पर 65B प्रिवेल करता है, क्योंकि जब भी कोई स्पेशल प्रोविजन किसी एक्ट में किए जाते हैं तो वो सामान्य प्रोविजन के ऊपर ऑलवेज प्रिवेल करता है। तो हमको ये बात ध्यान में रखना होगी कि 65B का कंप्लायंस मैंडेटरी किया गया है। एक और केस है शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उस केस में ये कहा गया है कि 65B सर्टिफिकेट कैन बी रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अनवर पीवी के केस में इसे मैंडेटरी किया गया है और शफी मोहम्मद के केस में कह रहे हैं कि इट कैन बी रिलैक्स, तो कौन सी बात ठीक है? तो यहाँ पे दोनों बात ठीक है। शफी मोहम्मद वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में यह हेल्ड किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बाय द पार्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द डिवाइस, सेक्शन 63 एंड 65 ऑफ द एविडेंस एक्ट कैन बी अप्लाइड। तो बहुत सिंपल है, ये तब उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पर कि जिस पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है वो उस डिवाइस को अपने पोजीशन में नहीं रखती है जहां से वो प्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहाँ पर जब वो डिवाइस उनके पोजीशन में नहीं है तो 65B का सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और इसलिए उसको रिलैक्स करके उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट चाहे तो 65B के सर्टिफिकेट को रिलैक्स करके सेक्शन 63 और 65 एविडेंस एक्ट के तहत उसे ग्रहण कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर हम क्रिमिनल केसेस देखें तो वहाँ पर ये रेयर टू रेयर कंडीशन है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में हमारे पास डिवाइस या तो पोजीशन में होता है या IO कैन सीज दैट डिवाइस, हम कहीं से भी उसको जब्त कर सकते हैं। इसलिए 65B का सर्टिफिकेट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम ओरिजिनल एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रेयर टू रेयर केसेस हैं, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर कोर्ट चाहे तो रिलैक्स कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 65B का सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है? यहाँ पर भी 65B में ही क्लियरली प्रोविजन दिया गया है। A person occupying a responsible official position
in relation to the operation of the relevant device or management of the relevant activities. तो 65B का सर्टिफिकेट या तो वो व्यक्ति दे सकता है जो उस रिलेवेंट एक्टिविटी के ऑफिशियल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी वो एक्टिविटी जिस व्यक्ति के द्वारा की गई या संभाली जा रही थी, या फिर रिलेवेंट एक्टिविटी को लुक आफ्टर करने वाला मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई भी व्यक्ति दे सकता है। यहाँ पर सिर्फ इतना मैंडेटरी किया गया है कि उस रिलेवेंट एक्टिविटी से कंसर्न व्यक्ति ही 65B का सर्टिफिकेट दे सकता है। अब बात आती है कि हम 65B के सर्टिफिकेट को कब प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं अपने कोर्ट के वर्किंग में देखती हूँ कि आईओ कई बार अपनी चार्जशीट में 65B का सर्टिफिकेट लगाना भूल जाते हैं और फिर ये दिक्कत आती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी नहीं हो पा रही है क्योंकि 65B का सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया है। और जैसा कि अनवर पीवी के केस में क्लियरली स्टेट किया गया है कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर आप नहीं लगाएंगे 65B का सर्टिफिकेट तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। तो अगर हम इसे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग चार्जशीट नहीं लगाते हैं तो क्या हम इसे बाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एट एनी स्टेज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और इसके संबंध में एक केस है पारस जैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 2015 में इसमें कहा गया है कि 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाना एक त्रुटि है और उसको सुधारा जा सकता है। इसी के संबंध में एक और केस है कुंदन सिंह वर्सेस द स्टेट। कुंदन सिंह वर्सेस द स्टेट 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया है कि सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 311 एंड 391 CRPC। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है कि 65B का सर्टिफिकेट 311 CRPC या 391 CRPC के तहत भी फाइल किया जा सकता है। मतलब एट एनी स्टेज आप उसको इनके थ्रू फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोर्ट खुद भी किसी विटनेस को 65B के सर्टिफिकेट के साथ समन कर सकता है, आदेशित कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि केस के निर्णय के लिए अति आवश्यक है कि 65B का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया ही जाना चाहिए तो कोर्ट खुद भी आदेशित कर सकता है। मतलब यहाँ पर भी सेक्शन 311 CRPC लागू हो रहा है। इस केस में यह भी बात कही गई है कि एट द टाइम ऑफ एविडेंस विटनेस खुद भी 65B का सर्टिफिकेट लेकर उपस्थित हो सकता है और वो मान्य किया जाएगा। एक और केस है जगदेव सिंह वर्सेस द स्टेट। इस केस में ये कहा गया है किसी भी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति ने सर्टिफिकेट ड्यूली साइन किया हुआ 65B4 के तहत प्रोड्यूस नहीं किया है तो उसको छूट नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं अगर आपने 65B4 का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया है और आप ये कह रहे हैं कि जो विटनेस इस सर्टिफिकेट को इशू करने वाला था वो खुद कोर्ट में उपस्थित है और वो अपने 65B4 सर्टिफिकेट के सारी कंडीशंस का ओरल कंप्लायंस करने को तैयार है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 65B4 के सर्टिफिकेट का ओरल कंप्लायंस ग्रहण नहीं किया जाएगा, आपको रिटन डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा सर्टिफिकेट जो 65B के सारे प्रोविजंस के तहत बनाया गया हो, ड्यूली साइन किया गया हो, वो रिटर्न फॉर्म में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसकी ओरल टेस्टिमनी ग्राह्य नहीं की जाएगी। अब हमने अगर 65B का सर्टिफिकेट लगाकर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत किया है तो क्या उसकी ग्राह्यता के लिए हमें उसके ओरिजिनल को प्रिजर्व करके रखना आवश्यक है? नहीं। एज द एडमिसिबिलिटी इज कंसर्न, नो ओरिजिनल इज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसकी ग्राह्यता का जहां तक प्रश्न है, हमें उसके ओरिजिनल को उसकी ग्राह्यता के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 4 और 7 में क्लियर प्रोविजंस किए गए हैं कि भले ही आपने कॉपी प्रस्तुत की हो कोर्ट में, लेकिन आपको ओरिजिनल भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है, आपको ओरिजिनल एविडेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने 65B का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करना अभी बाकी है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने में जो मेन चैलेंजेस हैं, आइए वो देखते हैं। पहला चैलेंज है उसकी ऑथेंटिसिटी, दूसरा चैलेंज है उसकी वेरासिटी, और तीसरा चैलेंज है उसकी रिलायबिलिटी है, जो कि जिस भी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस किया है, दूसरी पार्टी उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करती है। ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना यानी आपने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस किया है वो वही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो ओरिजिनल है, या आपने उसमें कुछ टेम्परिंग की है या कुछ मैनिपुलेशंस किए हैं, तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करना पड़ती है कोर्ट में। फिर वेरासिटी से यहाँ अर्थ है कि जो कंटेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू आपने प्रेजेंट किया है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो कंटेंट वही है जो ओरिजिनल में है, उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किए हैं। तो कंटेंट को आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसकी वेरासिटी को आपको प्रूव करना पड़ेगा। और तीसरी बात मैंने कही है रिलायबिलिटी। अप टू व्हाट एक्सटेंट कोर्ट कैन रिलाई ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। कोर्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में किस हद तक रिलाई करता है, उसे किस हद तक मान्य करता है, सिद्ध पाता है, ये रिलायबिलिटी भी आपको प्रूव करना पड़ेगी। और ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी और रिलायबिलिटी को प्रूव करने के लिए हो सकता है आपको ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्रोड्यूस करना पड़े। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 65B4 के सर्टिफिकेट के साथ यदि प्रोड्यूस किया है तो भी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए, ताकि हम बाद के स्टेजेस में जब हमें उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव करने का समय आता है, हम उसकी ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी और रिलायबिलिटी को प्रूव कर सकें। मैं समझती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ग्राह्यता के संबंध में, उसकी एडमिसिबिलिटी के संबंध में सारे प्रावधानों को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।